नमस्कार। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक जंग हुई। चली कितने दिन? सिर्फ 3 हफ्ते। और जब ये खत्म हुई तो आधिकारिक तौर पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला, मतलब एक तरह का ड्रॉ था। लेकिन इस छोटी सी लड़ाई ने इस पूरे सब कॉन्टिनेंट का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये एक ऐतिहासिक पहेली की तरह है ना, कि कैसे एक बेनतीजा जंग ने इतने बड़े बड़े बदलावों को जन्म दे दिया। चलिए इस विश्लेषण में इसी की परतें खोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस युद्ध के अजीब विरोधाभासी स्वभाव को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इस संघर्ष की नींव कैसे पड़ी, लड़ाई कश्मीर से निकलकर पंजाब तक कैसे पहुंची, उन मशहूर टैंक युद्धों का विश्लेषण करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसके नतीजे कितने दूर तक गए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि के सुब्रमण्यम जैसे कई विश्लेषकों ने कहा है, आधिकारिक तौर पर तो ये युद्ध एक स्टेलमेट था, मतलब किसी भी तरफ कोई निर्णायक जीत नहीं हुई। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिलचस्प बात तो ये है कि स्रोत सामग्री भी इस युद्ध को एक ऐसा गतिरोध बताती है जिसने पूरे उपमहाद्वीप में घटनाओं का रुख ही मोड़ दिया। जरा सोचिए, 3 हफ्तों से भी कम का ये संघर्ष एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बन गया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये समझने के लिए कि ये युद्ध हुआ ही क्यों, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1965 की घटनाओं की जड़ें असल में कुछ साल पहले ही बोई जा चुकी थीं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या वजह थीं। देखिए, 1962 में चीन से जो हार मिली उसने भारत के आत्मविश्वास को बुरी तरह हिला दिया था। फिर 1964 में नेहरू जी के निधन के बाद एक राजनीतिक खालीपन सा आ गया। पाकिस्तान के नेतृत्व को लगा कि भारत कमजोर है और यही सही मौका है दबाव बनाने का। कच्छ के रण में जो झड़प हुई वो इसी सोच का एक टेस्ट केस था। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री की जो नई सरकार थी, उस पर देश के अंदर से बहुत ज़्यादा दबाव था। 1962 की हार के बाद वो पाकिस्तान के सामने किसी भी कीमत पर कमज़ोर नहीं दिख सकते थे, और कच्छ की उस झड़प ने इस दबाव को और बढ़ा दिया। और बस इसी माहौल में संघर्ष की असली चिंगारी भड़की कश्मीर में, जो देखते ही देखते एक पूरी जंग में बदल गई और पंजाब के मैदानों तक फैल गई। पाकिस्तान ने अपनी पहली बड़ी चाल चली, जिसका कोडनेम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। प्लान ये था कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठिए भेजकर एक विद्रोह भड़काया जाए ताकि जबरदस्ती कश्मीर पर कब्जा किया जा सके। एक पकड़े गए अफसर के इस बयान से पता चलता है कि प्लान कितना बड़ा था। सोच ये थी कि घुसपैठिए आम लोगों में घुल मिल जाएंगे और फिर अचानक हमला करके पूरी घाटी पर कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ये प्लान बुरी तरह फेल हो गया। जैसे जैसे कश्मीर में पाकिस्तान की हरकतें बढ़ने लगीं, भारत को ये साफ हो गया कि अब ये लड़ाई सिर्फ कश्मीर तक नहीं रहने वाली। एक बड़ा और सीधा टकराव अब लगभग तय था। ये जो बात है, ये उस फैसले के पल को दिखाती है जब भारतीय नेतृत्व ने तय किया कि पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक नया मोर्चा खोलना ही पड़ेगा। इस एक कदम ने युद्ध का स्तर ही बदल दिया। और जब जंग पंजाब पहुंची तो ये इतिहास की कुछ सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों का मैदान बन गई। ये वो जगह थी जहां दोनों देशों की बख्तरबंद ताकत का आमना सामना हुआ, फौलाद से फौलाद टकराया। तो पंजाब के मैदानों में एक तरफ थे पाकिस्तान के पास तकनीकी रूप से बेहतर अमेरिका के दिए हुए पैटर्न टैंक। ये भारी थे, इनकी 90 mm की गन जबरदस्त थी और इनमें रात में भी देखने की क्षमता थी। और दूसरी तरफ थे भारत के पुराने लेकिन बेहद भरोसेमंद ब्रिटिश सेंचुरियन टैंक, जो उस जमीन के लिए एकदम सही साबित हुए। पाकिस्तानी रणनीतिकारों को लगा कि वो अपने बेहतर पैटर्न टैंकों का इस्तेमाल करके खेमकरन में भारतीय सेना को घेर लेंगे। ये एक बहुत ही दाधा प्लान था। उनका मकसद था भारतीय डिफेंस लाइन को तोड़कर सीधे अमृतसर की तरफ बढ़ना। लेकिन खेमकरन में जो हुआ वो कमाल था। भारतीय सेना ने अपनी जमीन का बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया। उन्होंने गन्ने के खेतों में पानी छोड़ दिया, जिससे वो भारी भरकम पैटर्न टैंक कीचड़ में फंस गए। ऊंची ऊंची फसलों ने उनकी लंबी दूरी की मारक क्षमता को बेकार कर दिया, और फिर एक शानदार घोड़े की नाल जैसी घेराबंदी में पाकिस्तानी टैंकों को फंसाकर तबाह कर दिया गया। ये जगह बाद में पैटर्न नगर या पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान के नाम से मशहूर हुई। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। युद्ध का आधिकारिक अंत तो हो गया, लेकिन इसका असली असर
तो इसके बाद दिखना शुरू हुआ एक ऐसा असर जिसने इस खित्ते की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, तो संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद ताशकंद में एक समझौता हुआ। कागज पर तो सब कुछ पहले जैसा हो गया, सेनाएं अपनी पुरानी जगहों पर वापस चली गईं, डिप्लोमेटिक रिश्ते फिर से बहाल हो गए। मतलब ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सिर्फ 3 हफ्ते, ये हमें फिर से उसी सवाल पर ले आता है, इतने कम वक्त में आखिर इतना कुछ कैसे बदल सकता है? क्योंकि असली कहानी तो इस समझौते के पीछे छिपी थी। नतीजा चाहे जो भी रहा हो, राजनीतिक और रणनीतिक जमीन पूरी तरह खिसक चुकी थी और इसके जो परिणाम हुए वो बहुत बड़े थे और किसी ने सोचे भी नहीं थे। तो ये है उस सवाल का जवाब जो हमने शुरू में पूछा था। इस एक युद्ध की वजह से पाकिस्तान में अयूब खान की सत्ता चली गई और जुल्फिकार अली भुट्टो एक बड़े नेता बनकर उभरे, जिन्होंने आगे चलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी। इस जंग ने चीन और पाकिस्तान को और भी करीब ला दिया, जबकि भारत के अमेरिका के साथ रिश्तों में बदलाव आने लगा। तो एक तरह से इस स्टेलमेट ने सब कॉन्टिनेंट के जियोपॉलिटिकल समीकरणों को फिर से लिख दिया। और यह हमें एक आखिरी सोचने पे मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक ऐसा युद्ध जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, एक न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ शुरू कर सकता है और एक पूरे महाद्वीप की तकदीर बदल सकता है, तो शायद हमें युद्ध में जीत और हार के पारंपरिक मतलब के बारे में फिर से सोचने की जरूरत है।